बेटा अगर हम रात को नींद में भी क्यों दे तो हमारा एक्टर डायलॉग बोले। और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आज भी जो 30 साल पहले मैंने नाटक किए उसके डायलॉग्स याद है। हमारी जवानी भी बुढ़ापा, उनका बुढ़ापा भी जवानी है। अरे उनका खून है खून, हमारा खून पानी है। दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ एपिसोड से बातें कर रहे हैं रेडियो की, टीवी की, फिल्म की, स्टेज की। और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं श्री ईश्वर दत्त माथुर, वो खुद एक बहुत अच्छे स्टेज के कलाकार हैं। वो खुद रेडियो के भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो क्यों ना हम स्टेज के कुछ डायलॉग्स की बानगी देने के लिए उनसे निवेदन करें। ईश्वर जी। महेंद्र जी, बानगी तो बानगी, तरह तरह की नानगी। पहले अपने मित्रों से ये तो कह लें कि भाई साहब हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना ऐसा न हो कि मूल्य गणगौर निकल जाए और मूल्य झांकता ही रह जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पर वो तो आपने अभी बात कही स्टेज की जी। महेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूँ कि एक ज़माना था जब स्टेज पर बहुत मेहनत होती थी जी। मैं ये नहीं कहता कि आज मेहनत नहीं होती है, मेहनत आज भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं प्रतिबद्धता की कमी है, कमिटमेंट जिसको हम कहते हैं कि कमिटमेंट की कमी है। पहले मुझे सौभाग्य मिला है ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का जो 3-3 महीने किसी नाटक की रिहर्सल करते थे। बिल्कुल। और वो ये कहते थे कि बेटा अगर हम रात को नींद में भी क्यों दे तो हमारा एक्टर डायलॉग बोले। और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आज भी जो 30 साल पहले मैंने नाटक किए उसके डायलॉग्स याद है। वाह वाह। सुना दूं आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मुझे अपना दिलीप कुमार जानो, ऐ मेरी सायरा बानो, मिलो तुम मुझको मेरे ख्वाब की ताबीर की तरह, रूठो ना मुझसे तुम मेरी तकदीर की तरह, इस दिल में जो है अरमान तुम्हारा है, ईमान तुम्हारी जे जान तुम्हारा है, उठकर यहाँ से अब ये सवाल ही न जाएगा, लेकर के झोली अपनी खाली न जाएगा। वाह वाह कैसे कैसे बहुत अच्छे, कैसे बहुत कैसे अच्छे लोग थे। ईश्वर जी, आपने मुझे मेरे स्टेज के गुरु HP सक्सेना साहब की याद दिलाई। अरे क्या बात है, बिल्कुल ये उन्हीं का एक नाटक था, यहूदी की लड़की। और मैं उसमें एक मजहिया रोल किया करता था। बस उसी की एक बानगी मैंने आपके सामने सुना दी। हाँ, देखिए ईश्वर जी, अपने उन्हीं गुरु को श्रद्धांजलि स्वरूप याद करते हुए मैं जब आकाशवाणी उदयपुर में था तो मैंने यहूदी की लड़की जो है वो रेडियो पर किया। क्या बात है, वाह। और उसमें जो रोल यहूदी का सक्सेना साहब किया करते थे, वाह, वाह, वाह। वो रोल मैंने वाह, किया। वाह। तो उसका एक डायलॉग मैं भी सुनाता हूँ। जी जरूर जरूर। जब वो दरबार में खड़े हुए हैं जंजीरों से जकड़े हुए, तो वो कहते हैं, हमारी जवानी भी बुढ़ापा, उनका बुढ़ापा भी जवानी है। अरे उनका खून है खून, हमारा खून पानी है। क्या बात है, क्या बात है। ये जोश भरता था चीजों में। और मुझे लगता था कि वो जो इतना रियलिस्टिक होता था कि दर्शक वाकई भौचक्का सा रह जाता था कि ये क्या हो रहा है जी। मतलब मैं फिर एक बार फिर उसी चीज पे लौटना चाहूंगा। जी। महेंद्र जी, आपने यहूदी की लड़की की बात की जी। उसी नाटक का एक और डायलॉग, सर न होगा हम कभी तेरी दफा के सामने, खोल कर सीना लड़ूंगा मैं बला के सामने, मर मिटे हैं आज दोनों अपनी अपनी राह पर, तू खुद ही के सामने तो मैं खुदा के सामने। वाह वाह वाह, क्या लोग थे, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले लोग थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है जयपुर में एक बार भगत सिंह पर एक नाटक हुआ, नंदलाल शर्मा जैसे कलाकार उसके अंदर थे, हनुमान शर्मा जैसे कलाकार उसके अंदर थे। और वो अपने आप में इतने खो गए कि जो ही उन्होंने उसके घूंसा मारा, पता पड़ा नाक में से खून आने लग गया उसके। तो इतना भी कलाकार अपने अभिनय में डूब जाए, ये भी बहुत जरूरी है कि वो भाई अभिनय तो करे, परकाया प्रवेश तो करे, लेकिन अपनी काया का भी ध्यान रखे। ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि जब दर्शक जो होते हैं वो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो
देखते हैं कि मुक्का मारा तो आवाज़ आई डिशुम डिशुम। पहले की फिल्मों में ज़्यादा होता था, आजकल कुछ और तरह की आवाज़ें डालते हैं। जब वही लोग, उन्हीं दर्शकों में से उठे हुए कुछ लोग मुंबई पहुंचते हैं और उनसे अभिनय करवाया जाता है, अभिनय करना चाहते हैं, तो ये अक्सर देखा है कि जब सबसे पहले वो जा कर के और ऐसा कोई फाइट का सीन होता है, वहाँ जाते हैं तो वो मुक्का, कहते हैं मुक्का मारना मत, मुक्का दूर से चलाना, लेकिन वो मुक्का दूर से चलाते हुए मुंह से बोलते हैं डिशुम डिशुम। क्या बात है। तो डायरेक्टर कहता है भैया ये आप मत बोलो, ये हम अपने आप उसमें डाल देंगे। ये ध्वनि प्रभाव का कमाल है, ये ध्वनि प्रभाव का कमाल है। और आकाशवाणी में तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा सा उपयोग किया गया है। अब तो नाटकों में भी हम लोग करते हैं, लेकिन नाटक में शायद वो एक सीन को क्रिएट करने या उसमें एक प्रभाव पैदा करने के लिए हम करते हैं, लेकिन आकाशवाणी में इसका मेरे ख्याल से ध्वनि प्रभाव का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, एक नाटक याद आ रहा है मुझे, रहीम की ढाणी, जो स्वर्गीय डॉक्टर हरिराम आचार्य का लिखा हुआ था जी। भारत की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता दिवस की गोल्डन जुबली थी 1997 में, तो दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली नहीं बल्कि जो वहाँ का महानिदेशालय है जी, उन्होंने ये किया कि एक मावलंकर हॉल में एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में उन्होंने अलग अलग लगभग 20 स्टेशंस को आमंत्रित किया। उसमें सौभाग्य से मैं उस वक्त उदयपुर में था। नाटक के लिए आकाशवाणी उदयपुर को कहा कि आप कीजिए। तो मैंने डॉक्टर हरिराम आचार्य जी से निवेदन किया कि वो एक नाटक लिखें, तो उन्होंने रहीम की ढाणी एक नाटक लिखा। उस नाटक को मैंने रेडियो पर तो किया ही, लेकिन स्टेज पर भी उन्हीं ध्वनि प्रभावों के साथ किया। हालांकि उसके लिए मुझे 2 महीने रिहर्सल करनी पड़ी। क्यों कि कहाँ वो संगीत का पीस आना चाहिए, कहाँ वो ध्वनि प्रभाव आना चाहिए, कहाँ सैल्यूट की जो परेड की आवाज़ है वो आनी चाहिए, कहाँ एक अंग्रेज आ रहा है उसके पीछे तोपें चल रही हैं वो आवाज़ आनी चाहिए, वो उसी जगह पे आनी चाहिए। क्या बात है। उसको रिकॉर्ड करके पूरे नाटक का, लगभग 45 मिनट का नाटक था, 45 मिनट की पूरी जो रिकॉर्डिंग है ध्वनि प्रभावों की, वो टेप पर करके और उसको स्टेज पर इस तरह से चलाया जाए कि हर ध्वनि प्रभाव अपने सही वक्त पे आया। ये इसके लिए मेहनत करनी पड़ी सारे अभिनेताओं को कि स्टूडियो में जब हम रिहर्सल करते थे तो वो टेप चला करके ही करते थे, और जहाँ कहीं भी 1-2 सेकंड, आधा सेकंड भी आगे पीछे हुए तो फिर वापस करो। तो इस तरह से लगभग 2 महीने हम लोगों ने उसमें किया। महेंद्र जी, एक चीज़ जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ रही है वो है करेक्टराइजेशन। जी, करेक्टराइजेशन माने किसी चरित्र को हूबहू उतारना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, और शायद इसीलिए हम लोग इतने दिन तक अभ्यास भी करते हैं। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण, एक अछूता विषय है। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की आप कर रहे हैं जो अंध, थोड़ा सा आँखों से जिसको कम दिखाई देता है या कान से कम सुनाई देता है, या सेठ का जैसे कोई अभिनय कर रहा है, तो कुछ लोग बनावटी अभिनय करते हैं जी। और उन चीज़ों पर भी हमने अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं की। थोड़ा सा अगर इस पर भी आप प्रकाश डालें तो अच्छा लगेगा। देखिए, इस पर मैं थोड़ा सा अभी बात करता हूँ विस्तार से। तो ये ऐसा विषय है जिस पर 2-3 एपिसोड इसके ऊपर हो सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बिल्कुल छोटे में जो है मैं इस एपिसोड में बताऊंगा। दरअसल क्या होता है कि इंसान जब जीता है तो अपने आसपास की चीजों में खोया हुआ रहता है। अगर मान लीजिए एक परिस्थिति ऐसी है मेरे सामने, मेरे किसी बहुत ही अजीज के यहाँ मृत्यु हो गई या किसी अजीज की मृत्यु हो गई, अब उस वक्त मैं तो रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं उसमें पूरा खो गया जी। और ये जो खोना है ना, ये एक आम आदमी के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप अभिनेता हैं तो यहां मैं आपसे कहूंगा, आप अपने आप के 2 टुकड़े कीजिए, अपने व्यक्तित्व के 2 टुकड़े कीजिए, अपनी आत्मा के 2 टुकड़े कीजिए।
एक आत्मा का टुकड़ा उसमें पूरी तरह खोया हुआ रहे, और आत्मा का जो दूसरा टुकड़ा है वो तटस्थ होकर के देखे कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं, ये एक बड़ी लंबी साधना का काम है। क्यों? इसलिए अगर आप उसमें पूरी तरह खो गए तो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे कि आपने क्या किया उस वक्त, कैसे रोए, कैसे चिल्लाए, और क्या क्या आपने किया आपको पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो उसमें खो गए पूरे। और अगर आप पूरे तटस्थ रह गए तो आप अपने उस रिश्ते के प्रति ईमानदार नहीं रहे, न्याय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप ईमानदार नहीं हैं उस रिश्ते के प्रति। आपका इतना अजीज दोस्त या अजीज जो भी है वो जो है इस दुनिया से चला गया, और आप जो है सिर्फ ये देखने में लगे हुए कि मैं कैसे कर रहा हूं, तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे, आप उसमें खो ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपनी आत्मा के दो टुकड़े करें। वो बहुत मुश्किल काम, बहुत साधना का काम है। अगर ऐसा करेंगे तो आप जब भी किसी भी परिस्थिति में होंगे तो उस परिस्थिति को आप खुद देखेंगे तटस्थ रह करके कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, गपशप कर रहा हूँ, तो कैसा मेरा व्यवहार है और मेरे चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन है और किस तरह से मैं डायलॉग बोलता हूँ। और जब मैं कहीं ऐसी जगह गया हूँ जहाँ संगीत का कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर मैं किस भाव में रहता हूँ। जब मैं बच्चों के साथ रहता हूँ तो किस भाव में रहता हूँ। जब मैं अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में होता हूँ तो कैसे बिहेव करता हूँ। ये सब आपको नोट करने पड़ेंगे अपने दिमाग में। एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि कलाकार को हमेशा अतिरेक से बचना चाहिए। हाँ, कई बार क्या होता है कि अभिनय के चक्कर में कलाकार इतना ज़्यादा डूब जाता है कि उसको पता ही नहीं रहता कि मैं कितना ज़्यादा ओवर कर जा रहा हूँ। उससे भी बचना। हाँ, वो दरअसल क्या होता है कि वो जो वो देखता है या नोट करता है, जो ऑब्जर्व करता है अपने आप को, उस ऑब्जर्व करने में वो उसको लगता है कि शायद जो मैं कर रहा हूँ उससे कम ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा करूँ। क्या बात? वहीं जाके वो अतिरेक में फंस जाता है। जी। ये तो हुआ खुद के ऑब्जर्वेशन की बात, खुद को कैसे ऑब्जर्व किया जाए अपने दो हिस्से करके। लेकिन आप सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करके खुश ना हो, आप अपने आसपास के हर इंसान को ऑब्जर्व कीजिए कि कौन किस परिस्थिति में किस तरह से बिहेव करता है, कौन किस तरह से कैसी परिस्थिति में कैसे बोलता है, किस तरह उसका जो अंदाज रहता है। आप अगर ये करेंगे तो जिस वक्त आपको अभिनय करना है और उसी तरह का कोई रोल करना है, तो आपका जो दिमाग है उसका जो पिछला हिस्सा है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने आप आपके दिमाग को फीड करेगा और आप वैसा अभिनय कर जाएंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं और देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए किसी की वही मृत्यु हुई है, बहुत अजीज है आपका, और आपको ऐसा ही कोई सीन किसी नाटक में करना है, तो आप वो याद कर लीजिए, थोड़ा सा आपके उस अजीज को याद कर लीजिए। आप उस अजीज को याद करेंगे या जो भी व्यक्ति है उसे याद करेंगे, आंख में आंसू अपने आप आ जाएगा। क्या बात है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। महेंद्र जी, थिएटर की भाषा में शायद इसको इमोशनल मेमोरी कहते हैं। और जिसकी जितनी प्रबल संवेदनाएं होगी, मतलब महसूस की करने की जिसकी क्षमता अधिक होगी, वो एक अच्छा कलाकार होता है। और हमारे इर्द गिर्द तो इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने पात्र घूमते हैं, यदि उनको हम गहनता से उनको देखें आंखें और ये महसूस करें कि कभी मुझे ज़रूरत पड़नी, भिखारी बनना पड़ा तो मैं ऐसे करूँगा, रिक्शे वाला बनना पड़ा तो मैं ऐसे करूँगा, या कभी सेठ बनना पड़ा तो मैं ऐसा करूँगा, तो मेरे ख्याल से ये भी एक साधना है और इसमें सतत अगर कलाकार लगा रहे तो सफलता ज़रूर मिलती है। जी हाँ, इस साधना की पहली जो स्टेज है वो है ऑब्जर्वेशन। आप अपनी आंखें खुली रखिए,
आप अपने दिमाग को खुला रखिए और किसी भी कैरेक्टर को ऐसे ही मत जाने दीजिए, उसकी एक छाप अपने दिमाग पर लगा लीजिए, ताकि जब भी भविष्य में उस तरह का चरित्र आपको निभाना पड़े तो आप उस व्यक्ति को, उस चरित्र को याद कर सकें और बिल्कुल उसी तरह से एक्टिंग कर सकें। वो एक स्वाभाविक अभिनय होगा और बहुत अच्छा अभिनय होगा। बहुत ही मार्के की और गूढ़ बात आपने महेंद्र जी बताई है, और ये बात सत्य भी है कि जिसका ऑब्जर्वेशन जितना पावरफुल होगा वो उतना ही एक सफल कलाकार होगा। हर मनुष्य में संवेदनाएं होती है, ज़रूरत है उनको सहेजने की, बटोरने की। तो अगले एपिसोड में फिर कुछ अच्छी बात आपके साथ करेंगे, तब तक नमस्कार। लेकिन नमस्कार से पहले एक और ज़रूरी बात, भाई साहब इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताते रहेंगे हम आपको। नमस्कार।